हेलो प्यारे साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में धातु एवं अधातु की क्लास नंबर 3 देखेंगे, क्योंकि इसकी पहले वाली क्लासों में हमने धातु व अधातु के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन किया था। आज हम धातुओं का निष्कर्षण अर्थात धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं के निष्कर्षण से पहले हमें धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। तो देखो, इसे हम एक ट्रिक से याद रखते हैं कि पैसों के लिए मैं आज फैशन लाया हूं और सबसे कम सक्रियता होती है गोल्ड की। अब देखो, पे से बनता है पोटेशियम, सो से बनता है सोडियम, के लिए से बनता है कैल्शियम, में से बनता है मैग्नीशियम, आज से दो धातु बनती है एल्यूमिनियम और जिंक, फैशन से बनता है फेरस अर्थात लोहा, लाया से बनता है लेड, ऊ से बनता है हाइड्रोजन और कम से बनता है, कम से भी दो धातु बनती है कॉपर और मरकरी, से बनता है सिल्वर और गोल्ड से बनता है सोना। अब देखो, अब ये सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर की जो धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, और जैसे जैसे हम सक्रियता श्रेणी में नीचे आते जाते हैं क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो हमें सक्रियता श्रेणी को तीन भागों में बांट सकते हैं। तो देखो कि जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे स्थित जो धातु होती है वो सबसे कम क्रियाशील होती है। जैसे जो मरकरी है, एजी अर्थात सिल्वर है, एयू सोना है, ये सबसे कम क्रियाशील होती है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, अर्थात इन्हें स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, अब सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित जो धातु होती है जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है और ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं हो सकती है। और इनके जो बीच की जो धातु है जैसे जिंक है, एफी है, लेड है, इन धातुओं में इन दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे मध्यम क्रियाशील धातु कहते हैं। अर्थात सक्रियता श्रेणी को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। ऊपर की धातुओं को कहते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु, नीचे की धातु कहते हैं सबसे निम्न अर्थात कम क्रियाशील धातु, और बीच की धातु को मध्यम क्रियाशील धातु कहते हैं। अब देखो, अब जो सबसे ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, और इनसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो हम उनका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, अर्थात इनके गलित अवस्थाओं में यदि हम विद्युत द्वारा प्रभावित करते हैं तो इसका विद्युत अपघटन होता है, और विद्युत अपघटन होने के बाद ही हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, इसमें हम कार्बन का उपयोग करते हैं, और कार्बन के उपयोग से हम इनका अपचयन करते हैं, और अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो देखो, सबसे पहले धातुओं के निष्कर्षण के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखते हैं। तो देखो, धातुओं के निष्कर्षण से किस प्रकार धातु प्राप्त की जाती है इसका अध्ययन करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे पहला होता है अयस्क। तो अयस्क किसे कहते हैं कि वे खनिज जिसमें कोई भी जो विशेष धातु है वो काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कोई खनिज में यदि लोहा होता है वो काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो होता है लोहा का अयस्क। यदि किसी खनिज में यदि सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो हो गया सोने का अयस्क, अयस्क कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा देखो, गैंग। गैंग किसे कहते हैं, तो इस अयस्क में विभिन्न प्रकार की मिट्टी और रेत की अशुद्धियां होती है, और इन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। अब देखो, यदि हम तीसरी देखें वर्जन किसे कहते हैं, तो देखो ध्यान से देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं। तो वर्जन होता है वो हमेशा जो धातु होता है, धातु को पहले हम सल्फाइड अयस्कों में बदलते हैं, और सल्फाइड अयस्कों में बदलने हेतु वर्जन किया जाता है। और जो वर्जन होता है वो वायु की उपस्थिति में किया जाता है। इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, वर्जन से क्या होता है वजन, और सल्फाइड से क्या होता है सभी, अर्थात वजन सभी करते हैं और सभी करते हैं, और जो वजन सभी करते हैं वो वायु की उपस्थिति में करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हुए करते हैं, तो इसे वर्जन कहते हैं। यदि हम निस्तापन देखें कि सबसे पहले जो निस्तापन होता है वो हम धातुओं का कार्बोनेट अयस्क बनाते हैं, और कार्बोनेट अयस्क बनाने के बाद में उसका निस्तापन किया जाता है। और निस्तापन में एक बात याद रखने की है कि हमेशा जो निस्तापन होता है वो सीमित वायु में अर्थात कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करके निस्तापन किया जाता है।
अर्थात वर्जन तो वायु की उपस्थिति में किया जाता है और जो निस्तापन होता है वो सीमित वायु की उपस्थिति में किया जाता है। तो धातुओं के निष्कर्षण की विधि देखते हैं। तो सबसे पहले हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो अयस्कों का सांद्रण 3 प्रकार से किया जाता है। अभी हमने सक्रियता श्रेणी का अध्ययन किया था और सक्रियता श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा था कि जो ऊपर की जो धातुएं होती हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इसे उच्च अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, ये उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। तो हम सबसे पहले तो इन धातुओं की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। तो विद्युत धारा प्रभावित करने के बाद में इनका विद्युत अपघटन होगा और विद्युत अपघटन के बाद से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। यदि हम दूसरी जो बीच की जो धातुएं होती हैं उन्हें मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। अब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो ये धातुएं दो प्रकार से पाई जाती हैं, अर्थात ये धातु या तो कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती है या सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाई जाती है। और अभी हमने देखा था कि जो सल्फाइड के अयस्कों का तो क्या किया जाता है, वर्जन किया जाता है और कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है। अर्थात वर्जन में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और निस्तापन में हमें वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो यदि हम इन अयस्कों का निस्तापन और वर्जन करेंगे तो ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हमें धातु का ऑक्सीजन प्राप्त हो गया। जैसे हम उदाहरण देखें कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है, तो जैसे जिंक है, लोहा है, कॉपर है और लेड है। ऐसी धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है। जैसे जिंक का क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। अब हमें तो शुद्ध धातु प्राप्त करना है, अर्थात इस ऑक्सीजन को हटाना है। तो ये ऑक्सीजन कब हटेगी, जब इसका क्या हो, अपचयन हो। क्योंकि अपचयन क्या होता है कि किसी में से ऑक्सीजन के हटने को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो हम धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम धातु का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अब ये अपचयन कार्बन की उपस्थिति में करेंगे, अर्थात कार्बन परमाणु के साथ हमें इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने के बाद में ये ऑक्सीजन तो हट जाएगी और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी और हम उस धातु का क्या कर लेंगे, शोधन कर लेंगे। यदि हम तीसरी धातुएं देखें कि जो सबसे नीचे स्थित होती है उन्हें निम्न अभिक्रियाशील धातु कहते हैं। जैसे Ag है, जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, ये जो मरकरी है, ये जब नीचे स्थित होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ये नीचे की जो धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाई जाती है। अब हमने जानते हैं कि यदि धातुएं सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाई जाती हैं तो उनका वर्जन होता है, अर्थात इन्हें वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और वायु की उपस्थिति में गर्म करके इसे वर्जन हो जाता है, अर्थात धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और हम उसका अपचयन करके वापस हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब हम इन एक एक धातुओं को लेकर हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं से जो धातु का शोधन किस प्रकार करते हैं। तो देखो, अभी हमने देखा था कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, अर्थात सबसे पहले इन धातुओं का सल्फाइड अयस्क बनता है। अब इन धातुओं का हम सल्फाइड अयस्क होता है तो सल्फाइड अयस्कों का वर्जन करते हैं, अर्थात वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं और इसे और अधिक गर्म करने के बाद में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम देखें कि सक्रियता श्रेणी में नीचे कौन कौन सी धातु आती है, जैसे सिल्वर है, Ag है, जैसे सोना है, प्लेटिनम है और मरकरी है, ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं। अब ये प्रकृति में स्वतंत्र रह सकती हैं, अर्थात ये किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं। तो सबसे पहले तो इन धातुओं का सल्फाइड अयस्क बनाओ, अर्थात जब हम मरकरी के साथ में सल्फाइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब इसे सिनाबार भी कहते हैं। अब ये सिनाबार होता है ये पारे का, अर्थात मरकरी का क्या होता है, अयस्क होता है। तो सबसे पहले तो इस सिनाबार का हमें वर्जन करते हैं। अब हम सिनाबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो गर्म कर दो O2। तो सुनो, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म होने के बाद में ये धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसमें परिवर्तित हो गया, HgO में प्लस है, और यह सल्फर है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब इसको संतुलित करो। सबसे पहले तो यहाँ Hg1 है, यहाँ भी 1 है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ 2 लगा देते हैं,
अब यहाँ मरकरी कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब आगे देखो, अब यहाँ सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ सल्फर 1 है तो यहाँ भी कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा देते हैं। अब देखो कि सबसे पहले हम सल्फाइड अयस्क का वर्जन करते हैं, वर्जन करने के बाद में हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम धातु के ऑक्साइड को और अधिक गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। तो देखो यहाँ मरकरी मरकरी हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। अभी को संतुलित कर लो, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ मरकरी 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दो, अर्थात धातु के ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण करते हैं। अब हम सक्रियता श्रेणी के बीच में आने वाली धातु का निष्कर्षण को देखते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे कि जो मध्य की जो धातुएं होती हैं, ये मध्य की जो धातुएं होती हैं या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित होती हैं, अर्थात सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित होती हैं, या ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपस्थित होती हैं। अब देखो, अब यदि हम मध्य की धातु देखें कि मध्य की धातु कौन कौन सी होती है, जैसे जो आयरन है, कॉपर है, जैसे लेड है और जैसे जिंक है, ये मध्य की धातुएं होती हैं। तो इन धातुओं के या तो सल्फाइड अयस्क होंगे या इन धातु के कार्बोनेट अयस्क होते हैं। अब हम जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क का तो हम क्या करते हैं, वर्जन करते हैं, अर्थात इसे वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जबकि कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं। तो वर्जन और निस्तापन करने पर इनका हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, अर्थात धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब हम धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब ये ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है कि हम कार्बन जैसे अपचायक को लेते हैं और यदि हम कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करेंगे तो धातु में से ऑक्सीजन हट जाएगी और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक धातु ले लो, जैसे जिंक। अब ये जिंक है, यदि ये सल्फाइड अयस्क के रूप में उपस्थित हो तो क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड। अब इसका क्या कर दो, वर्जन करने के कारण इस सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं और अधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जिंक धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnO, अर्थात जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और जो सल्फर है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ऐसे यदि ये जिंक है, यदि कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपस्थित हो तो किस प्रकार उपस्थित होगी, देखो तो ZnCO3 ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में उपस्थित होती है। अब हम कार्बोनेट अयस्क का क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। निस्तापन करने पर हमें इस कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अर्थात कम वायु में क्या करते हैं, बहुत अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो देखो तो ये जो कार्बोनेट अयस्क है ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और धातु का ऑक्साइड बन जाता है। तो यह बन जाएगा ZnO, अर्थात धातु का ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस निकल गई, बाहर निकल गई। अब जो सल्फाइड अयस्क होते हैं और कार्बोनेट अयस्क से हम वर्जन और निस्तापन करते हैं तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब इस धातु के जो ऑक्साइड है, इस धातु के ऑक्साइड से यदि हमें धातु प्राप्त करनी है तो हम कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करते हैं और जो कार्बन है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को क्या कर देता है, हटा देता है और हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो देखो जैसे ZnO ये धातु का ऑक्साइड है, अब इसकी कार्बन से क्रिया करा दो। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देगा और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को हटा देगा तो शुद्ध धातु प्राप्त क्या हो गई, जिंक। और ये ऑक्सीजन है हटकर कार्बन के साथ जुड़ जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सक्रियता श्रेणी में जो बीच में आने वाली धातुएं हैं उनसे हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखें तो श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण देखें तो देखो कि जो ऊपर आने वाली धातुएं होती हैं इनका सबसे पहले हम उदाहरण देखें। जैसे सोडियम है, एक पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये सबसे ऊपर स्थित धातुएं होती हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब यदि हम इन धातुओं से शुद्ध धातु प्राप्त करें तो सबसे पहले तो ये धातुएं होती हैं ये समुद्र में लवणों के रूप में उपस्थित होती हैं। अब देखो अब हम इन धातुओं को सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क बनाकर
और उनके ऑक्साइड बनाकर कार्बन के द्वारा अपचयन कर कर हम शुद्ध धातु प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इन धातुओं की ऑक्सीजन से जो बंध बनाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अर्थात ये धातु ऑक्सीजन से मजबूती से बंध बनाते हैं, जिसके कारण कार्बन इनमें से ऑक्सीजन हटा नहीं सकता है। अब यदि इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करें तो सबसे पहले तो हम इनके लवण लेते हैं। जैसे हमने NaCl लिया, अब सुनो, अब इस NaCl में हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रभावित करने के कारण इसमें विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन होने के कारण ये आयनों में बदल जाता है Na+ और Cl-। अब हम जानते हैं कि विद्युत धारा में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो एनोड और एक क्या होता है, कैथोड। तो यदि इसके लवण के विलयन में अर्थात गलित अवस्था में इसमें विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो कैथोड पर तो होता है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और एनोड होता है धन आवेशित इलेक्ट्रोड। तो विद्युत धारा प्रभावित करने पर कैथोड पर तो धातु प्राप्त होती है और एनोड पर हमेशा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जैसे हम KCl में विद्युत धारा प्रभावित करें अर्थात पोटेशियम क्लोराइड में भी विद्युत धारा प्रभावित करें तो पोटेशियम तो कैथोड पर प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर अर्थात अधिक सक्रिय धातु होती हैं उनका भी निष्कर्षण कर सकते हैं। अब यदि हमने जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, मध्यम क्रियाशील धातु है और निम्न क्रियाशील धातु है, इनको शुद्ध करना अर्थात अपचयन विधि के द्वारा इनको शुद्ध करना देखा था। अब इन अपचयन के द्वारा जो धातु प्राप्त होती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां अर्थात अपद्रव उपस्थित होते हैं। तो इन अपद्रव को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की एक विधि होती है, इसे विद्युत परिष्करण विधि कहते हैं। तो ये अधिकतर सभी धातुओं को हम इस विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं कि जैसे हम देखें, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, जैसे टिन है, जैसे सिल्वर है और जैसे सोना है आदि अनेक धातुओं को शुद्ध करने की जो विधि होती है वो विद्युत अपघटनी विधि होती है। सबसे पहले तो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। अब देखो, यदि हम विद्युत अपघटनी विधि को समझे कि इसमें जैसे हमें कॉपर है, अब कॉपर के धातु को क्या करना है, शुद्ध करना है। तो कॉपर के धातु का ही हम क्या लेंगे, एक तो एनोड बनाएंगे, कॉपर की धातु का ही तो एनोड बनाएंगे और कॉपर की धातु का हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। अब देखो, अब एनोड तो हमें एनोड में तो हम हमेशा अशुद्ध धातु लेते हैं और जो कैथोड है इसमें हम हमेशा शुद्ध धातु लेते हैं। देखो कि कैथोड में क्या लेंगे, शुद्ध धातु। अब देखो, अब अशुद्ध धातु का मतलब है जो कॉपर की जो अशुद्ध धातु है वो तो हम एनोड में लेंगे और जो कॉपर की जो शुद्ध धातु है उसे कैथोड के रूप में लेंगे और इन्हें विद्युत धारा के द्वारा क्या कर देंगे, संयोजित कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ जो कैथोड है ये शुद्ध धातु हो गई कॉपर की और एनोड जो एनोड में अशुद्ध धातु हो गई और इन्हें विद्युत धारा से क्या कर दिए, संयोजित कर दिए। अब देखो, अब इसमें विद्युत अपघट्य में कुछ बढ़ना है तो हम कॉपर के लवण का विलयन लेते हैं अर्थात कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन लेते हैं और इससे हमें इसके अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में भर देते हैं। अब देखो, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एनोड में हम अशुद्ध धातु लेते हैं तो एनोड में पहला अक्षर स्वर से बना है और अशुद्ध में भी पहला अक्षर स्वर से बना है। तो एनोड में अशुद्ध धातु और कैथोड में शुद्ध धातु। अब देखो, हम विद्युत धारा में संयोजित करते हैं तो एनोड में जो अशुद्ध धातु है वो धीरे धीरे विद्युत अपघट्य में चली जाती है अर्थात यहाँ से जो ये अशुद्ध धातु है धीरे धीरे विद्युत अपघट्य में चली जाती है अर्थात ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। और जितनी मात्रा में अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में गई थी उतनी मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर धीरे धीरे क्या होती है, जमा होती जाती है। अर्थात एनोड तो यहाँ से धीरे धीरे विद्युत अपघट्य में जाएगा तो एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है और जो कैथोड है वो धीरे धीरे धातु शुद्ध धातु जमा होने के कारण मोटा हो जाता है। और जो विद्युत और जो है जो अशुद्धि है विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, वो तो घुल जाती है, परंतु कुछ अशुद्धि होती है वो विद्युत अपघट्य में नहीं घुलती है, वो एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इसे ही हम एनोड पंख या अपद्रव्य कहते हैं। अब देखो, इस प्रकार हम अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं और इसे विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संसारण किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इसको देखें कि जो जैसे चांदी है, अब ये चांदी होती है, ये जो चांदी होती है यदि हम इसे कुछ दिनों तक वायु में खुला छोड़ दें तो जो चांदी की सतह काली पड़ जाती है। तो इसका एक कारण होता है कि जो चांदी होती है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु है। तो जो सभी जो निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो सल्फाइड के साथ क्रिया करती है और सल्फाइड
सल्फाइड गैस बना लेती है, अर्थात चांदी भी सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण धीरे धीरे जो चांदी की सतह होती है वो काली पड़ती जाती है। यदि हम और इसके प्रभाव देखें, जैसे कॉपर है, अब ये कॉपर है, यदि आर्द्र वायु में रखेंगे तो ये आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, आर्द्र का मतलब होता है जिसमें नमी उपस्थित हो अर्थात जल उपस्थित हो, तो ये आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा और धीरे धीरे जो कॉपर की जो भूरी सतह है वो नष्ट हो जाती है और कॉपर की भूरी सतह के स्थान पर जो कॉपर होता है वो हरे रंग का परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसका भी संसारण हो जाता है। अब यदि हम देखें कि जो लोहे की जो वस्तुएं होती है, वो लोहे की जो वस्तुएं होती है वो एक तो नमी और एक आर्द्रता अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, अर्थात धीरे धीरे लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इस भूरे रंग की परत को ही जंग लगना कहते हैं। अब देखो, अब यदि हमारे दैनिक जीवन में संसारण के प्रभाव को कम करना हो तो इसे किस प्रकार कम कर सकते हैं, अर्थात संसारण से किस प्रकार बच सकते हैं। तो देखो, तो जैसे हमें दांतों पर पेंट लगा दें या दांतों पर ग्रीज लगा दें या दांतों पर हम तेल लगाकर भी संसारण से बच सकते हैं, या हम यशद लेपन कर दें। यशद लेपन का मतलब होता है जो लोहे और इस्पात की वस्तुएं होती है उन पर यदि हम जस्ते की अर्थात जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इसे यशद लेपन कहते हैं और जिंक की परत चढ़ाने पर लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगती है। तो लोहे की वस्तु पर जिंक अर्थात जस्ते की परत चढ़ाने को यशद लेपन कहते हैं। अब हम संसार से बचने के लिए हम मिश्र धातु का भी उपयोग करते हैं, अर्थात दो धातुओं को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाकर भी हम संसारण से बचे सकते हैं। तो देखो, जैसे हम मिश्र धातु का उदाहरण देखें, जैसे पीतल है, अब पीतल में दो धातु को मिलाते हैं, एक तो कॉपर को और एक जिंक को, कॉपर और जिंक को मिलाकर हम पीतल बनाते हैं। ऐसे ही जो कांसा है, कांसे में भी दो धातुओं को मिलाते हैं, एक तो कॉपर और टिन को, और यदि हम दो धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बना देंगे तो हम संसारण से बच सकते हैं। अब आगे देखो, अब जो धातुएं होती हैं वो धीरे धीरे वातावरण के साथ खराब हो जाती है, तो इनके गुणधर्मों को बढ़ाने की एक विधि होती है जिस विधि को मिश्रात्वन विधि कहते हैं। अब देखो, यदि हम मिश्रात्वन विधि को देखें कि मिश्रात्वन विधि क्या होती है, तो देखो कि किसी भी धातु के गुणधर्म को बढ़ाने के लिए यदि उस धातु में कोई दूसरी धातु मिला देते हैं और ये दोनों धातु आपस में मिलकर पहली वाली धातु के गुणधर्म को बढ़ा देते हैं, इसी क्रिया को ही मिश्रात्वन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझे तो जैसे जो लोहा होता है वो यदि हम इसका शुद्ध रूप में यदि इसका प्रयोग करें तो ये बहुत ही नरम होता है और यदि हम इसको खींचेंगे तो ये क्या होता है, खिंच जाता है, अर्थात इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोहे में दूसरी धातु मिलाकर इसके गुणधर्म को बढ़ा देते हैं, अर्थात लोहे में हम यदि कार्बन, और ये कार्बन भी कितना 0.05% यदि हम लोहे में कार्बन मिला देते हैं तो लोहे के गुण बढ़ जाते हैं और लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है और इससे हम अनेक वस्तु बना सकते हैं। इस प्रकार यदि हम एक धातु के गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए यदि उसमें दूसरी धातु मिला देते हैं तो इस विधि को ही मिश्रात्वन विधि कहते हैं। अब देखो, जैसे हम लोहा है, अब लोहे में यदि हम तीन धातु मिला दे, जैसे लोहे में एक तो क्रोमियम मिला दो और एक निकल मिला दो, तो अगर हम लोहे में क्रोमियम और निकल मिला देते हैं तो इस प्रकार की धातु को स्टेनलेस इस्पात या स्टील कहते हैं और इस वस्तु पर कभी भी जंग नहीं लगती है। अब हम मिश्रात्वन किस प्रकार बनाते हैं, तो देखो, जो मिश्रात्वन बनाते हैं, बनाने की विधि देखो। मिश्रात्वन सबसे पहले तो हम जब दो धातु मिलाते हैं उनमें से जो एक मूल धातु होती है, अर्थात जो मूल धातु होती है जिसे हम सबसे पहले लेते हैं उसे मूल धातु कहते हैं। उस मूल धातु को सबसे पहले तरल अवस्था में लाते हैं, और तरल अवस्था में लाने के बाद में यदि इसमें हम दूसरी धातु मिलाते हैं और जो दूसरी जो धातु होती है उसे निश्चित अनुपात में हम इसमें मिलाते हैं। तो देखो, और इसे निश्चित अनुपात में मिलाकर इसे कमरे के ताप पर ठंडा करते हैं और ठंडा करने पर दोनों धातु आपस में मिलकर मिश्रातन बनाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझे कि जैसे लोहा है, अब लोहा का मिश्रातन बनाना है तो सबसे पहले लोहा क्या हो गया, मूल धातु हो गया। अब इस मूल धातु को सबसे पहले तरल अवस्था में लाते हैं
और यदि इसमें दूसरी धातु जैसे कार्बन मिलाते हैं तो इसमें एक निश्चित अनुपात में कार्बन को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और कार्बन को निश्चित अनुपात में मिलाकर इसे कमरे के ताप पर ठंडा होने देते हैं। तो जो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्रातन का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब मिश्रातन किस किस प्रकार का होता है, तो देखो कि मिश्रातन जब जब एक तो धातु और अधातु आपस में मिलकर भी मिश्रातन का निर्माण करते हैं। अब देखो, यदि दोनों ही धातु हुई तो दोनों धातुओं से जो समांगी मिश्रण बनता है, इस समांगी मिश्रण को मिश्रांतु कहते हैं। इस समांगी मिश्रण को मिश्रांतु कहते हैं। अर्थात जब दोनों ही धातु हो तो दोनों मिलकर समांगी मिश्रण बनाती है और इस समांगी मिश्रण को मिश्रांतु कहते हैं। अब देखो, अब यदि हम मिश्रांतु में देखें कि मिश्रांतु में यदि एक धातु पारा हो और दूसरी और कुछ धातु हो तो जो बना हुआ मिश्रांतु है ये मिश्रांतु अमलगमे कहलाता है, अमलगमे कहलाता है। अब यदि हम मिश्रांतु के और उदाहरण देखें कि मिश्रांतु के क्या क्या उदाहरण होते हैं, जैसे पीतल है। अब पीतल में कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांसा है, कांसे में कॉपर और टिन का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या है, मिश्रांतु के उदाहरण है। यदि हम और देखें कि जो सोल्डर धातु है, ये सोल्डर धातु भी मिश्रांतु का उदाहरण होती है और इसमें भी लेड और टिन का उपयोग किया जाता है। और सोल्डर धातु ऐसी होती है जिसका उपयोग हमें जो विद्युत तार होते हैं, विद्युत तारों के में वेल्डिंग करने के काम में आते हैं। इस प्रकार हम एक धातु के गुणधर्म को बढ़ाने के लिए उसमें दूसरी धातु यदि हम मिला देते हैं तो पहली वाली धातु के गुण बढ़ जाते हैं और इसी विधि को मिश्रातवन विधि कहते हैं। यदि उसमें दोनों धातु हो और वो समांगी मिश्रण में हो तो इसे मिश्रांतु कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको धातुओं का निष्कर्षण व संसारण और उसके बचाव की विधि आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।